सो मिस्टर शिवम आप आ गए। अरे जनाब, हम गए ही कब थे जो वापस आते। क्या मतलब ये कि आज मैंने पानी पूरी बनाना सीख लिया। क्या? पानी पूरी बनाना? क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सामने देखो। उसने हाथ से सामने इशारा किया जहाँ एक पानी पूरी का ठेला था। कोचिंग के बच्चे और आने जाने वाले कई लोग वहाँ से पानी पूरी खाते थे। हालांकि मैंने कभी खाई नहीं थी, पर सुना था कि वो बहुत अच्छी पानी पूरी बनाता है। मतलब तुम उस पानी पूरी वाले के पास बैठे थे तो और क्या करता? 5 घंटे अकेले बैठकर बोर होना था क्या? मैंने सोचा चलो पानी पूरी बनाना ही सीख लेते हैं। 5 घंटे? एक सेकेंड, मतलब तुम 1 बजे नहीं आए ना? तो कब आए थे? अरे बता तो रहा हूँ, मैं गया ही कब था जो वापस आता। मैं यही हूँ सुबह से। आर यू मेड शिवम? यस आई एम। ओह गॉड, यार तुम ऐसे मत किया करो। 5 घंटे कम होते हैं क्या? मुझे नहीं पता। चलो बैठो अब, मम्मा वेट कर रहे होंगे। मुझे हैरानी हो रही थी, वो 5 घंटे तक मेरा वेट कर रहा था और मैं तो किसी का 5 मिनट भी वेट करूं तो लगता है पता नहीं कितना टाइम हो गया। मैं अपने ही ख्यालों में गुम और वो बाइक चलाते हुए कुछ गुनगुना भी रहा था, शायद किसी हिंदी फिल्म का पुराना गाना। ध्यान से सुना तो मुझे भी गाने की कुछ लाइनें सुनाई दी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। शिवम का गाना सुनते सुनते मुझे तो जैसे नींद आने लगी थी। इतनी ठंडी ठंडी हवा ने और छोटी छोटी बारिश की बूंदों ने मौसम को और सुहावना बना दिया था। ऐसे मौसम में मुझे फिर उस आइसक्रीम की याद आ गई जो हमने सुबह आते वक्त खाई थी। मैंने फिर से आइसक्रीम खाने की जिद की। शिवम, मुझे आइसक्रीम खानी है। फिर से? फिर से क्या मतलब? सुबह ही खाई थी। मतलब इतनी ठंडे मौसम में आइसक्रीम कौन खाता है? मैं खाती हूँ। फिर तो मुझे भी खानी पड़ेगी। हाँ खानी पड़ेगी। अब थोड़ा फास्ट चलो, कहीं आइसक्रीम वाला चला ना जाए। आइसक्रीम वाले के पास पहुंचकर शिवम ने बाइक रोक दी। सुनो, क्या हुआ? अब चुपचाप आइसक्रीम खाना, सुबह की तरह मुझे घूरना मत। नहीं तो पता है ना सुबह कैसे पड़ी थी मेरे से। यार अभी तक दर्द हो रहा है मेरे पाँव में। वेरी गुड, अच्छी बात है। मैंने हंसते हुए 2 आइसक्रीम ली, एक शिवम को दी और एक खुद खाने लगी। आइसक्रीम खाते खाते अब हम बाइक के पास आकर खड़े हो गए थे, पर अब उल्टा हो रहा था। अब वो मुझे नहीं, मैं उसे घूर रही थी। इतनी ठंड में उसे शायद आइसक्रीम ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी। वो टेढ़ा मेढ़ा चेहरा बना रहा था, कभी एक तरफ से खाता तो कभी दूसरी तरफ से, तो कभी हाथ पर लगी हुई। मुझे ये सब देखकर हंसी आ रही थी। उसने मुझे हंसते हुए देख लिया। मिस खड़ूस, अब तुम मुझे घूर रही हो? नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो हंस क्यों रही हो? अच्छा तो अब मैं हंसूं भी ना? हंसो यार, पर मेरी हालत पर नहीं। इस बार जब उसने मुंह बनाकर कहा, मुझे और ज़्यादा हंसी आ गई। वो ऐसे बोल रहा था जैसे बच्चे बोलते हैं। खैर जैसे तैसे हमने आइसक्रीम ख़त्म की और घर के लिए निकल गए। घर पहुँचे तो आंटी वेट कर रहे थे। हमें देखते ही वो खुश हो गए। सिया, आ गई तुम? जब से तुम गई थी अकेले घर में मन नहीं लग रहा था। सच में आंटी, आपने मुझे मिस किया बहुत ज़्यादा। और शिवम तू कहाँ था सुबह से? सिया तो कोचिंग गई थी, पर तू उसे छोड़कर कहाँ चला गया? देखो सिया, ये अभी आया है घर तुम्हारे साथ। आंटी पूछो पूछो इसे, कहाँ था ये? शिवम ने मेरी तरफ घूर कर देखा और मैं चुपचाप हंसती रही। मम्मा, मैं वो दोस्त के यहाँ चला गया था। वो है ना मेरा दोस्त जो यहाँ दिल्ली में रहता है, और फिर वहाँ से इसे लेने भी निकल गया। चल अच्छा किया। चलो तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर लंच साथ में करते हैं। मैं और शिवम अपने अपने कमरे में चले गए। मुझे बार बार आइसक्रीम वाली बात याद करके हंसी आ रही थी। कपड़े चेंज करने के बाद मैं बालों की पोनी बनाकर नीचे आ गई। मेरे आने से पहले ही शिवम और आंटी टेबल पर बैठ गए थे। मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खाने लगी। मैं आंटी के साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी और शिवम मेरे बिल्कुल सामने। वो मुझे फिर से वैसे ही घूर रहा था जैसे सुबह। सिया, ये तुम्हारे माथे पर किसका निशान है? ये निशान? अच्छा तुम्हें नहीं पता? यार निशान तुम्हारे माथे पर तो पता भी तुम्हें होगा ना, मुझे कैसे पता? आंटी समझ गए थे कि ये कौन सा निशान है। मेरी तरफ से वो ही बोल पड़े, मैं बताती हूँ ना कैसा निशान है ये। अच्छा मम्मा, आपको कैसे पता? मुझे मेरे बेटे की सारी करतूतें याद हैं। मतलब?
मतलब ये वही चोट का निशान है जो तूने पहली बार मंदिर में आम तोड़ते हुए एक पत्थर सिया के सिर में मार दिया था। ओ आई सी, इसका निशान अभी तक है सिया। मेरा दिल तो कर रहा था कि बोलूं एक पत्थर तुम्हें मार कर देखती हूँ कब तक रहता है वो निशान, पर आंटी के सामने मैं चुप ही रही। मुझे चुप देखकर वो बोल पड़ा, अच्छा सॉरी यार, बचपन की उस गलती के लिए। मुझे क्या पता था तुम्हें इतनी चोट लग जाएगी। अच्छा अब आया ना याद। चलो छोड़ो वो बातें, खाना खाओ। आंटी आप अपने बेटे को बोलो कि खाना खाते वक्त बातें नहीं करते। सुन लिया बेटा, खाना खाते वक्त बातें नहीं करते। आंटी ने शिवम की तरफ देखते हुए कहा तो वो चुपचाप खाना खाने लगा। अब धीरे धीरे मैं और आंटी बहुत घुल मिल गए थे। शिवम हर रोज मुझे कोचिंग छोड़ने और लेने जाता, और जिस दिन मैं थोड़ी लेट हो जाती तो आंटी का फ़ोन आ जाता। मुझे अच्छा लगता था। यहाँ दिल्ली में भी मेरी एक माँ है जो मेरी फिक्र करती है। आंटी और शिवम दोनों ही मेरा बहुत ख्याल रखते, मेरी पढ़ाई का पूरा पूरा ध्यान रखते। कभी भी किसी भी वजह से मेरी पढ़ाई में रुकावट ना पड़े, मैं बहुत खुश रहने लगी थी। और मेरे मम्मी पापा भी अब खुश थे क्योंकि आंटी मेरे पास थी। मम्मी और आंटी की रोज़ बात होती और आंटी रोज़ मम्मी से यही कहती कि मेरी टेंशन ना ले, मैं हूँ ना उसका ख्याल रखने के लिए। अब मेरी पढ़ाई भी बिना किसी टेंशन के अच्छे से होने लगी थी। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे कुछ न्यू एडिशन की बुक्स चाहिए थी। मैंने बहुत कोशिश की ऑनलाइन ऑर्डर करने की, पर वो मिल ही नहीं रही थी। मैं इरिटेट हो रही थी। मुझे किसी भी कीमत पर वो बुक्स चाहिए थी। कहते हैं ना, जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो ना मिले तो पारा सातवें आसमान पर हो जाता है, और फिर सामने जो आता सारा गुस्सा उसी पर निकल जाता। मेरा दिमाग इतना खराब हो रहा था कि तभी शिवम मेरे कमरे में आ गया। क्या हो रहा है मिस खड़ूस, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? ये कौन सी लिस्ट है? राशन लेने जा रही हो क्या? उसने हंसते हुए कहा। सटअप यार, बुक्स की लिस्ट है, ये मिल ही नहीं रही। ओह अच्छा अच्छा। उसने लिस्ट उठाई और पढ़ने लगा। वो इतने ध्यान से पढ़ रहा था और मुझे अब और गुस्सा आ रहा था। क्या है यार, छोड़ो इसे और जाओ अपने कमरे में। अरे खड़ूस, मुझ पर क्यों गुस्सा दिखा रही हो? अब बुक्स नहीं मिल रही तो मेरी गलती है क्या? अब नहीं, किसी की गलती नहीं है, मेरी ही किस्मत खराब है। और तुम क्या मुझे खड़ूस खड़ूस बोलते रहते हो? खुद की शक्ल देखी है कभी? और तुम क्या जानो पढ़ाई या काम का प्रेशर क्या होता है? तुम तो पूरा दिन फ्री ही बैठे रहते हो घर में। हम टेंशन ना लो, मिल जाएगी। शिवम चला गया। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ ये मैंने क्या बोल दिया था। वो प्राची की सगाई के बाद से ही वापस यूएसए नहीं गया था और वहाँ की कंपनी में रिजाइन दे दिया था। और मैं जानती थी अब वो यहाँ दिल्ली में भी जॉब ढूंढ रहा था, पर ये सारी बातें वो मुझसे नहीं करता था। मेरे साथ जब भी बात होती तो वो मेरी बात करता, मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट करता, हमेशा मेरा हौसला बढ़ाता, मुझे यकीन दिलाता कि मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। उस इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया था और मैंने आज जाने अनजाने उसका दिल दुखा दिया था। अब मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं पीछे पीछे उसके कमरे में गई। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। आई एम सॉरी शिवम, पता नहीं मैंने कैसे। अरे सॉरी क्यों, ठीक ही तो कहा तुमने। मैं पूरा दिन फ्री होता हूँ, तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई करती हो, रात रात भर जाग कर। तुम्हारी सिचुएशन मैं नहीं समझ सकता। ऐसी बात नहीं है यार, मेरी पढ़ाई में अगर 50% मेरी मेहनत है तो इतनी ही तुम्हारी भी। नहीं सिया, चलो तुम टेंशन ना लो, मैं पता करूँगा वो बुक्स कहीं से मिल जाए तो। तुम्हें बुरा लगा ना? तुम नाराज़ हो मुझसे, है ना? अरे नहीं यार, मैं आपसे नाराज़ हो सकता हूँ क्या? मैं तो एक दिन भी तुम्हारे बिना, मेरा मतलब है तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। नाराज़ होना तो बहुत दूर की बात। हम फिर भी सॉरी शिवम। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अरे रो क्यों रही हो खड़ूस, पागल कहीं की। उसने मुझे हक कर लिया। ये पहली बार था जब हमने हक किया था। एक पल के लिए मुझे करंट सा लगा। मुझे तो वैसे भी उसके होने से सुरक्षा का एहसास होता था और उसकी बाहों में और भी ज़्यादा सेफ लग रहा था। दिल को सुकून सा मिल रहा था। जब मैं थोड़ी चुप हुई तो अपने आप से अलग करते हुए उसने मुझे सॉरी बोला।
और मैं चुपचाप बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाने के बाद मैं बहुत रोई। पता नहीं ये रोना शिवम का दिल दुखाने की वजह से था या किसी और वजह से, पर मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल तो कर रहा था कि शिवम के गले लगकर रोऊं, पर क्या कर सकती थी। रोते रोते कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो 8 बज रहे थे। इतनी लेट नींद खुली। आज तो कोचिंग के लिए भी लेट हो गई थी। फोन देखा तो प्राची की 20 मिस कॉल आई थी। घबराहट में कॉल बैक की। इतनी सारी मिस कॉल्स, सब ठीक तो है ना? दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। हेलो प्राची, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। आगे से गाना सुनाई दिया। ओह शिट, मैं तो भूल ही गई थी। आज तो मेरा बर्थडे है। थैंक यू प्राची। कहाँ थी तू? रात से पता नहीं कितने फ़ोन कर दिए तुझे, पर एक बार भी नहीं उठाया। सॉरी यार, रात को जल्दी नींद आ गई और फ़ोन साइलेंट पर था, इसलिए पता ही नहीं चला। चल ठीक है, ये बता क्या प्लान है बर्थडे का? कुछ खास नहीं यार, मुझे तो याद ही नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। अच्छा सिया, वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी कि तू इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाएगी। मैं तो नाराज़ हूँ तुमसे। पता नहीं बात क्यों कर रही हूँ। कौन सी बात छुपाई यार? यही कि तुम कुछ दिनों से शिवम के दिल्ली वाले घर में रह रही हो और अब तो शिवम और उसकी मम्मी भी वहीं हैं। मतलब तू दूसरे शहर क्या गई? तूने तो पल भर में बेगाना कर दिया। कल मैं घर गई थी तुम्हारे, तो आंटी ने बताया मुझे। गुस्सा तो इतना आया ना कि क्या बोलूँ अब। एक बार भी बताया तक नहीं मुझे। हद है यार, वो सब इतनी जल्दी में हुआ और यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, बल्कि हालात ही ऐसे बन गए थे कि मुझे यहीं रहना पड़ा। क्या मतलब, ऐसा क्या हो गया था? वो सब मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी। तू ये बता कि जीजू कैसे हैं? अब मैं नहीं हूँ तो मेरी जगह जीजू का सिर खाती होगी। हंसते हुए कहा यार, जब तक यहाँ थे तब तो बड़ा तंग किया, अब तो वो यूएसए चले गए हैं। अब फ़ोन और वीडियो कॉल पर कितना ही तंग कर सकती हूँ भला। हाँ हाँ हाँ, सीधे बोलना कि वो चले गए तो अब तेरा मन नहीं लग रहा। अब यही समझ लो फिर। ये बता शिवम और आंटी कैसे हैं? और तू नहीं तंग करती क्या उसे? मैं क्यों करूँगी उसे तंग भला? ठीक है दोनों। और उसे पता है क्या कि आज तेरा बर्थडे है? नहीं यार, उसे कहाँ पता होगा। चल ठीक है, अब मैं फ्रेश हो जाऊँ, बाद में करते हैं बात। ठीक है, बाय। प्राची से बात करने के बाद मैं नहाकर नीचे आ गई थी। आज लेट ही उठी थी तो कोचिंग जाना भी कैंसिल कर दिया। नीचे आई तो हॉल में टीवी ऑन था, पर कोई था नहीं वहाँ। मुझे पता था कि आंटी किचन में होंगे, तो मैं सीधे किचन में ही चली गई। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गए आप? जी आंटी, पता नहीं क्यों आज इतनी लेट नींद खुली। कोई बात नहीं, अब तुम्हारी कोचिंग की तो छुट्टी हो गई आज। जी आंटी, आज घर पर ही रहकर पढ़ाई करूंगी। ठीक है, पर चलो पहले नाश्ता कर लें, मुझे भूख लगी है। मैं तेरे ही उठने का वेट कर रही थी। ठीक है चलो आंटी। हमारा नाश्ता शुरू हो गया था और शिवम अभी तक नहीं आया था। मेरी नज़रें तो उसी को ढूंढ रही थीं, पर मैं कुछ बोल नहीं रही थी। आंटी ने बिना पूछे ही बता दिया। एक तो आज ये शिवम पता नहीं कहाँ सुबह सुबह निकल गया है, बताकर भी नहीं गया। बड़ा लापरवाह लड़का है। आंटी, कोई काम होगा शायद? हाँ, पर बताकर तो जाता। मैंने नाश्ता तो किया, पर ध्यान पूरा पूरा शिवम में ही था। मैं उसे बताना चाहती थी कि आज मेरा जन्मदिन है, ताकि वो मुझे विश करे, मेरे साथ टाइम बिताए, मेरे स्पेशल दिन को और स्पेशल बनाए। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों रख रही हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं वापस अपने कमरे में चली गई। आज पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं उसे इतना मिस कर रही थी। दिल कर रहा था कि वो मेरे सामने हो और मैं उससे ढेर सारी बातें करूं। सब बातों को दिमाग से निकालने के बाद मैंने एक बार फिर पढ़ने की कोशिश की। लगभग 2 बजे के करीब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा आंटी लंच के लिए बोलने आए हैं। सामने देखा तो शिवम खड़ा था। तुम? हाँ, मैं क्यों नहीं हो सकता क्या? कहाँ थे तुम आज सुबह से? बताकर तो जाना चाहिए। अच्छा, तुम मेरी बीवी हो जो मैं बताकर जाता? शट अप, मैं तो कुछ नहीं हूँ। आंटी जी को बताकर जाते, वो परेशान हो रही थीं। और तुम नहीं हो रही थी परेशान? जब मैं तुम्हारी कुछ हूँ ही नहीं तो मैंने क्यों परेशान होना? ये भी सही है। चलो नीचे चलो मेरे साथ,
तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। आंटी जी को बोल देना, मैं बाद में खा लूँगी खाना। ओ हेलो मैडम, आपको किसी ने बोला कि मैं खाने के लिए बुलाने आया हूँ? जब भूख होगी खा लेना, मम्मा बाजार गए हैं। उन्होंने बोला कि तुम्हें बता दूँ। ओके जाओ, अब मैंने पढ़ना है। अरे बोला ना चलो 1 मिनट। वो ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे ले गया। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान रह गई। कमरा बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। इतने सारे गुब्बारे और मेरी छोटी छोटी फोटोज़ के कोलाज बनाकर पूरे कमरे में लगाए थे। पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हैप्पी बर्थडे सिया। मैं तो दंग रह गई। पूरे कमरे में गुलाबी फूलों के न जाने कितने बुके रखे थे। मतलब उसे पता था कि मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। बेड पर ध्यान गया तो मैं तो जैसे बेहोश होती होती बची। इतने सारे गिफ्ट्स जैसे फिल्मों में होता, उससे भी ज़्यादा फिल्मी सीन तो शिवम ने क्रिएट कर दिया था। वो बस मुस्कुरा रहा था और मैं बिना कुछ बोले एक एक चीज़ को हाथ लगाकर देख रही थी। गुलाब की खुशबू मुझे बहुत पसंद है और वहाँ तो पूरा कमरा ही फूलों से भरा पड़ा था। सो कैसा लगा सरप्राइज खड़ूस? वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। मैं भगवान जी से दुआ करूँगा कि वो आपको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दें। ये सब मेरे लिए पक्का ना? कोई सपना तो नहीं है? मेरा मतलब कहीं यहाँ किसी फिल्म का कोई शूटिंग तो नहीं होने वाला? हाँ हाँ हाँ, ये सही है। मर गया मैं तैयारियां करते करते, और तुम अब भी पक्का पक्का पूछ रही हो, पागल कहीं की। मतलब ये सब कुछ मेरे लिए है, और ये सारे गिफ्ट्स वो भी आपके लिए। थैंक यू सो मच। पता नहीं मैं कब उसके गले लग गई। यही खुशबू। क्या मतलब? ये खुशबू जब तुम मेरे पास होती हो ना, तो मुझे ये खुशबू बहुत प्यारी लगती है। और जब तुम हक करती हो, क्या बताऊं, मैं तो किसी दिन तुम्हारी खुशबू से ही बेहोश हो जाऊंगा। मेरी नहीं, परफ्यूम की। वही तो क्या अब मैं गिफ्ट्स देख सकती हूँ? जरूर मोहतरमा। 1 मिनट, क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? हाँ हाँ, वो मैं क्यों बताऊँ। तुम गिफ्ट्स खोलो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्या पकड़ूँ, क्या छोड़ूँ। मतलब हर एक चीज़ मेरे पसंद की थी। पहली बार मेरे लिए किसी ने इतना कुछ किया था। मेरे पास कोई रिएक्शन ही नहीं था। क्या बोलूं क्या नहीं। बस चुपचाप मैंने गिफ्ट्स खोलने शुरू कर दिए और वो एक कोने में खड़ा होकर मुझे देखता रहा। एक के बाद एक मैंने सारे गिफ्ट्स खोल दिए। एक से बढ़कर एक गिफ्ट थे। किसी में कोई ड्रेस, तो किसी में प्यारा सा फूलदान, एक सुंदर सी घड़ी, बहुत से प्यारे प्यारे टेडी। कुल मिलाकर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मुझे पसंद ना हो। कुल 60 ड्रेस, मेरी सभी पसंद के गहरे रंग के। मेरा तो दिल कर रहा था सभी एक साथ ही पहन लूं। मैं इतने सारे गिफ्ट देखकर कसमकस में ही पड़ गई कि तभी मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, खुश तो होना खड़ूस, बहुत ज़्यादा। बहुत सुंदर गिफ्ट हैं, अभी असली गिफ्ट तो बाकी है। असली गिफ्ट? अलमारी के पीछे देखो। मैं फटाफट बेड से नीचे उतरी। अलमारी के पीछे देखा तो एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा था, पिंक कलर के कवर से बहुत ही सुंदर सा सजाया था। अब तो मेरा उत्साह जैसे सातवें आसमान पर था। इतने सारे गिफ्ट के बाद अब इतने बड़े बॉक्स में क्या हो सकता है? मैंने उसे आवाज़ दी, अब आओगे तुम? मेरी हेल्प करो इसे खोलने में, बहुत भारी है ये। क्या है इसमें? खुद ही देख लो। शिवम आओ ना, तुम ही खोलो इसे। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे ले आई, एकदम किसी बच्चे की तरह। और वो ऐसे खड़ा रहा जैसे करंट लगा हो। शिवम क्या है यार, खोलो ना। हाँ वो क्या? हाँ वो कितनी बार कहा है, ऐसे घूर कर ना देखा करो। जब मैंने देखा ना घूर कर, तब लगना पता बड़े आए। अच्छा तो तुम भी घूरोगी तो घूरो ना। चुप, एकदम चुप, खोलो इसे। हाँ हाँ, खोल तो रहा हूँ। उसने वो बड़ा सा गिफ्ट खोला तो मेरी आंखें तो बस गिफ्ट की तरह खुली की खुली रह गईं। उसमें किताबें थीं, वो सारी किताबें जिसके लिए मैंने बड़े हाथ पांव मार लिए थे, पर वो मुझे कहीं से मिली नहीं रही थीं। सब नए एडिशन की किताबें थीं जो मुझे चाहिए थीं। वो सब, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे। मैं क्या बोलकर उसे धन्यवाद देती। मैं बिना कुछ बोले उसके गले लग गई। इस बार मेरी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो छुड़ाना चाहता था, फिर भी ना छुड़वा पाता। मैंने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वो भी शायद उस खुशबू में खो गया था जो उसे बहुत पसंद थी। फ़ोन की घंटी से मुझे होश आया। एक झटके से उसने खुद ही मुझे अलग कर दिया। वो तुम्हारा फ़ोन, इतना ही बोल पाया और वो कमरे से बाहर चला गया। मुझे लग रहा था उसकी आंखों में आंसू हैं जो वो छुपाने की कोशिश करता हुआ बाहर चला गया।
फ़ोन देखा तो प्राची का था। हेलो प्राची। हाँ सिया, क्या कर रही हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया? यार मिस यू टू प्राची। अच्छा फ्री है तो वीडियो कॉल पर बात करें। वीडियो कॉल? मैंने अपने आसपास देखा तो वो कमरा ऐसे सजा था जैसे कोई गुलाब का गार्डन हो। कुछ सोचकर मैंने खुद ही उसे वीडियो कॉल कर दी। सिया ये तेरे पीछे कहाँ है तू? बैक कैमरे से दिखा। मैंने वीडियो कॉल में ही उसे पूरा रूम और गिफ्ट दिखा दिए। वो तो जैसे किसी फिल्मी दुनिया में पहुंच गई थी। प्राची कहाँ खो गई है तू? सुन रही है ना? सुन भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। ये सब शिवम ने किया है सच में? हाँ। OMG बेबी, मुझे तो वो पुराना गाना याद आ रहा है। मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वायदा है, मैं सहरा बांध कर आऊंगा मेरा वायदा है। हाँ हाँ, लगता है शिवम ने भी सोच लिया है कि वो सहरा बांध कर ही आएगा अब। क्या तू भी कुछ भी बोलती है? अरे नहीं तो क्या तुझे दिखता नहीं क्या कि कितना प्यार करता है वो तुझसे? हम पता नहीं कैसी लड़की है तू। वो तेरे लिए पागल है और तू है कि यार वो मेरा अच्छा दोस्त है, पर प्यार जैसी फीलिंग्स मेरे मन में हैं, तेरे मन में भी हैं। बस तू जानकर भी अनजान बनती है। यार तूने मुझे लेक्चर देने के लिए फ़ोन किया। चल बाद में बात करूँगी, बाय। प्राची को तो मैंने चुप करवा दिया, पर उसकी बातों ने दिल में खलबली मचा दी। आखिर उसने सच ही तो कहा था। न जाने मेरे दिल और दिमाग में क्या कसमकस चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो अंदर आया। उसे देखकर मैं अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई, पर इस बार उसके साथ आंटी और हाथ में एक प्यारा सा केक भी था। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। भगवान तुझे दुनिया की हर खुशी दे, हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच आंटी, कहते हुए मैं उनके गले लग गई। शिवम ने केक टेबल पर रख दिया। बहुत प्यारा सा केक था, वो भी किताब की सेब वाला। हाँ हाँ जी हाँ, आपने डॉल वाला चॉकलेट वाला केक तो सुना होगा, देखा होगा, पर ये जनाब किताबों वाला केक लेकर आए थे। हे भगवान, केक के रूप में भी साक्षात मेरी किताबें मेरे सामने हैं। वो क्या है ना कि तुम पूरा दिन किताबों में डूबी रहती हो, इसलिए तुम्हारी पसंद को खास ध्यान में रखकर बनवाया है मैंने ये केक। वाह क्या बात है, मानना पड़ेगा। तुम्हें पसंद तो आया ना? बहुत। तो चलो काटो फिर। मैंने केक काटा तो शिवम और आंटी ने हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना गाया और फिर वो स्टार्ट हो गया। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरजू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आंटी भी इस गाने में उसका साथ देने लगे। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लग रहा था किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूँ। मैंने सबसे पहले केक आंटी को और फिर शिवम को खिलाया और उन्होंने मुझे। इसके साथ ही आंटी ने शिवम को बोल दिया कि आज हम सब डिनर पर बाहर जाएंगे, तो वो किसी अच्छे से होटल में टेबल बुक कर दे। शिवम तो जैसे पहले से ही तैयार था, उसने ऑनलाइन ही बुक कर दी। आंटी बाहर चले गए तो वो मेरे बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। क्या है? मैंने भी और पास आते हुए बोला, मिस खड़ूस, डिनर के लिए अच्छे से तैयार होना, मेरी मर्जी। अच्छा जी ठीक है, वैसे भी आपकी मर्जी ही तो चलती है हमेशा। अच्छा क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? कुछ नहीं मिस, मैं तो बस ये कहने वाला था कि आज रात को तुम पिंक ड्रेस पहनना, तुम पर पिंक रंग बहुत खिलता है। सोचूंगी पिंक पहनना है कि कोई और। ठीक है जनाब, मर्जी तो आपने अपनी ही करनी है, तो क्या बोल सकते हैं हम। चलो तुम अब रेस्ट कर लो, मुझे थोड़ा काम है इसलिए बाहर जा रहा हूँ। ओके बाय। सिर्फ बाय? तो क्या थैंक यू भी बोलूँ? मैंने आंखें दिखाते हुए पूछा। कुछ और भी तो बोल सकती हो। कुछ और क्या? कुछ नहीं। चलो ठीक है बाय, सी यू लेटर। रात को हम सबको डिनर पर जाना था, पर आंटी जी ने बोला कि मेरे सिर में दर्द है तो तुम दोनों जाओ। पता नहीं अब सच में दर्द था या नहीं, पर मेरे डिनर के लिए मना करने पर भी उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे और शिवम को डिनर के लिए भेज दिया। मैंने शिवम की दी हुई ही पिंक ड्रेस पहन ली थी। मुझे उम्मीद थी कि वो खुश होगा और मुझे कोई कम्प्लीमेंट तो ज़रूर देगा, पर वो सिर्फ मुस्कुरा दिया। फाइनली हम रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। इतना शानदार रेस्टोरेंट मैं यहाँ पहली बार आई थी, पर शिवम की बातों से पता चल रहा था कि वो जब भी दिल्ली आता था यहाँ ज़रूर आता था। मेरे लिए मेरा ये जन्मदिन बहुत ही ज़्यादा खास बन गया था, या यूं कहो कि शिवम ने बना दिया था। पर प्राची की बातों ने तो मन में उथल पुथल मचा दी थी। खैर हम दोनों डिनर करने लगे। उसने सब कुछ मेरी ही पसंद का ऑर्डर किया था। शायद उसको मेरी पसंद का पता था, या शायद उसको भी वही पसंद था।
अभी डिनर हो ही रहा था और थोड़ी बहुत बातें भी हो रही थीं कि तभी एक आवाज़ कानों में पड़ी। हे शिवम, तुम यहाँ दिल्ली में? व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। ओ गॉड, आरू तुम कैसी हो तुम? कितने टाइम बाद देख रहा हूँ तुम्हें। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो काले रंग के मिनी स्कर्ट में, हाथ में बड़ा सा फ़ोन पकड़े, हाई हील्स पहने एक बोल्ड सी लड़की हमारे पास खड़ी थी। शिवम के कुर्सी से उठते ही उस लड़की ने उसे हक कर लिया। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड राइट? उसका इशारा मेरी तरफ था। अरे नहीं नहीं, ये सिया है मेरी दोस्त। और सिया, ये आरुषि है मेरी दोस्त, पापा के बेस्ट फ्रेंड की बेटी। हाय सिया, नाइस टू मीट यू। हेलो, बैठो, आप खड़ी क्यों हो? मेरे बोलने की ही देर थी, वो फटाफट से बैठ गई। आरू यार, तुम तो जर्मनी गई थी ना, ऐसे अचानक इंडिया में कैसे? ये तो मुझे पूछना चाहिए। तुम तो यूएसए थे, फिर अचानक यहाँ दिल्ली में कैसे? हाँ हाँ, बस समझ लो, यूएसए कुछ रास नहीं आया, अपने देश की मिट्टी बुला रही थी तो आ गए वापस। तुम अपना बताओ, तुम्हारा एक्टिंग कोर्स कैसा रहा? वाह क्या बात है, बातें बनाना तो तुम्हें बखूबी आता है। और मैं भी बस कोर्स खत्म हुआ तो आ गई वापस। अभी कुछ एड फिल्म्स शूट कर रही हूँ। ओहो, तो आखिर हमारी आरू एक्ट्रेस बन ही गई? अभी कहाँ जनाब, अभी तो शुरुआत हुई है। और तुम सिया? मुझे काफ़ी देर तक चुप देखकर उसका ध्यान मुझ पर गया। ये यूपीएससी की कोचिंग ले रही है। मेरे बोलने से पहले ही शिवम बोल पड़ा। वाओ, दैट्स ग्रेट यार। जी शिवम, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया है, आंटी वेट कर रहे होंगे। आंटी? यू मीन शिवम की मॉम? हे यू, तुमने बताया नहीं, आंटी भी दिल्ली आए हैं, मुझे भी मिलना है उनसे, कितने टाइम से नहीं मिली। आई एम श्योर वो भी मुझे मिलकर खुश होंगी। तो देर किस बात की, चलो ना हमारे साथ। नहीं, अभी तो देर हो जाएगी, तुम्हें सिया को भी उसके घर छोड़ना होगा अभी। अरे नहीं, सिया हमारे साथ ही रहती है, मेरा मतलब एज ए पेइंग गेस्ट, सो डोंट टेक एनी टेंशन। तुम भी चलो हमारे साथ, मॉम से मिल लेना। नहीं अभी नहीं, चलो मैं कल मिलती हूँ, फिर करेंगे ढेर सारी गॉसिप। सिया तो लगता है कम बोलती है, क्यों सिया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए कल, फिर करेंगे बातें। ओके डन, देन सी यू टुमारो। बाय शिवम, बाय सिया, बाय बाय। वो चली गई और शिवम हंसता हुआ उसे देखता रहा। ओ हेलो मिस्टर, चली गई है वो? लौट आओ अपने ख्यालों की दुनिया से। हाँ हाँ पता मुझे, चली गई है। हम भी चलें अब? हाँ चलो। हम गाड़ी के पास आ गए। मौसम बहुत ठंडा हो गया था, हवा चलनी स्टार्ट हो गई थी। मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है, पर ठंड भी जल्दी लग जाती है। शिवम को किसी का फ़ोन आ गया तो वो बात करने लगा और मैं ठंड से बचने के लिए अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ने लगी। वहाँ इतनी सारी लड़कियों के छोटे छोटे ड्रेस देखकर मुझे और ठंड लग रही थी। शिवम वापस आया तो मुझे ऐसे ठिठुरते देखकर हंसने लगा। क्या है, हंस क्यों रहे हो? यार इतनी भी ठंड नहीं है, पर मुझे लग रही है, इसमें हंसने वाली क्या बात? तुमने फुल लॉन्ग लेंथ ड्रेस पहना है, फिर भी तुम्हें ठंड लग रही है। और आरू को देखा मिनी स्कर्ट में भी, वो कितनी कंफर्टेबल लग रही थी। ओह अच्छा, तो तुम उसका ड्रेस देख रहे थे? शर्म नहीं आती, ऐसे लड़कियों को घूरते हो? ओ हेलो मिस खड़ूस, मैं कोई लड़कियों को नहीं घूरता, ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो मुझे क्यों घूरते हो? तुम्हारी बात अलग है फिर। तुम तो क्या? कुछ नहीं जी। तुम एक काम करो, मेरी बात मानो, मेरे पास ठंड से बचने का रास्ता है एक। क्या? तुम ना मुझे जोर से हक कर लो, ना तो तुम्हें ठंड लगेगी और ना ही तुम ऐसे कांपोगी। बोलो कैसा लगा आइडिया? वेरी बैड। चुपचाप गाड़ी में बैठो और घर चलो, मुझे अब नींद आ रही है। हाँ हाँ बैठो गाड़ी में, मुझे तो गर्मी लग रही है, मैं तो एसी लगाऊंगा। शिवम, मैं लगभग रोते हुए ही बोली। बोलो खड़ूस, क्या है यार, क्यों तंग कर रहे हो? चलो ना आप। चलो जी। थोड़ी देर और रुका तो कहीं तुम यहीं ना सो जाओ। हम गाड़ी में बैठ गए। शिवम की हरकतों पर कभी कभी बहुत हंसी भी आती थी। उसने गाड़ी स्टार्ट की, फिर बंद कर दी। अब क्या हुआ वो मैं कुछ भूल गया। क्या? तुम्हारी तारीफ करना। फिर स्टार्ट हो गए तुम। 2 मिनट चुप नहीं रह सकती तुम? प्लीज़ 2 मिनट चुप रहो, बस कुछ मत बोलना, ओके? मैंने आंखें बंद की और चुपचाप बैठी रही। सिया, तुम्हें पता है
तुम ना बहुत सुंदर हो, हद से ज़्यादा। तुम्हारी आंखें मुझे इतनी प्यारी लगती हैं, दिल करता है पूरा दिन देखता रहूं। और जब तुम हंसती हो ना, दुनिया की सबसे प्यारी लड़की लगती हो। और जब तुम सो रही होती हो तो तुम्हारा चेहरा इतना मासूम लगता है, किसी बच्चे की तरह। और एक मिनट, तुम्हें कैसे पता मैं सोते वक्त मासूम लगती हूँ? एक तो ना तुम चुप नहीं रह सकती हो ना, देखा है मैंने बहुत बार। पूरा पूरा दिन तो सोती रहती हो, छुट्टी वाले दिन तब तुम्हें होश भी नहीं रहता कि कोई पास बैठा है या नहीं। बच्चे भी क्या सोचेंगे, मम्मा तो पूरा दिन सोती ही रहती है। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं, मन में। कितने पतले कान हैं इसके, 1 मिनट में सुन लेती है। शिवम एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना, मुझे नींद आ रही है, प्लीज चलो घर। मुझे सच में इतनी नींद आ रही थी जैसे कोई नशा हुआ हो। शिवम ने गाड़ी में गाना लगा दिया। तेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पर ही तो मेरा हक है, तुझ पर ही तो मेरा हक है। ये गाना सुनते सुनते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुनो मिस, पहुंच गए हम घर, यहीं सोने का इरादा है क्या? शिवम की आवाज़ से मेरी आंख खुली। गाड़ी में खिड़की से आने वाली ठंडी ठंडी हवा से बहुत अच्छी नींद आ गई थी। दिल तो कर रहा था कि बस यहीं सो जाऊं। बिना कुछ बोले मैं गाड़ी से नीचे उतर गई। शिवम अभी पीछे ही था और मैं आंटी को गुड नाइट बोलकर सोने भी चली गई। सुबह टाइम पर ही नींद खुल गई। तैयार होकर नीचे आई। शिवम और आंटी नाश्ते के लिए मेरा ही वेट कर रहे थे। सच तो ये था कि इतने दिनों से मैं भूल ही गई थी कि ये मेरा घर नहीं है और मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आई हूँ। आंटी के आने से तो जैसे मुझे कभी मम्मी की कमी ही नहीं लगी। वो हमेशा मम्मी की तरह ही मेरा ध्यान रखती थी। खैर, हमने बैठकर नाश्ता किया और कोचिंग के लिए निकल गए। रास्ते में शिवम बोला, आज बहुत खुश होगी ना तुम? वैसे खुश क्यों, ऐसा क्या है आज खुश होने वाला? अरे तुम्हारी सहेली जो आ रही है आज घर। क्या सच में आज प्राची आ रही है यहाँ दिल्ली? उसने तो मुझे बताया भी नहीं। ओ मैडम, प्राची नहीं, आरू। आरू आ रही है आज लंच पर। हाँ हाँ, अच्छा वो कल रात वाली? वो मेरी नहीं, तुम्हारी सहेली है मिस्टर। अच्छा, तो कल तो बड़ा बोल रही थी आप घर आना, फिर बहुत सी बातें करेंगे, और अब बोल रही हो मेरी सहेली नहीं है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब वो मेरी सहेली बन गई। जो भी है, सहेली तो बन गई अब तुम्हारी। ऐसे ही खुद से ही तुम्हारे घर आने से पहले वो आ गई होगी। अच्छा, तो तुम बहुत एक्साइटेड हो उसके आने से। हो सकता है वो ना आए, उसे कोई काम ही आ जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो जरूर आएगी। अगर उसने बोला है ना तो वो आएगी तो जरूर। ओके फाइन। शिवम तो ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसकी होने वाली वाइफ आ रही हो, और मुझे इतनी चिढ़ हो रही थी उसके नाम से। कोचिंग तो पहुंच गई मैं, पर आज पूरा ध्यान आरू पर ही अटका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे उससे क्यों इतनी परेशानी हो रही थी। उसने तो मुझसे अच्छे से ही बात की थी, फिर क्यों मैं ऐसे रिएक्ट कर रही थी? आज इतना टाइम हो गया था, शिवम मुझे लेने भी नहीं आया, ना ही कोई फ़ोन आया उसका। उसने टेक्स्ट मैसेज किया था कि वो आज नहीं आ सकता, इसलिए मैं खुद घर आ जाऊं। मैंने बहुत लेट देखा मैसेज। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर वो सामने होता तो पता नहीं कितनी बातें सुना देती उसे। खैर, अब अकेले ही जाना था। घर पहुंची तो ना तो आंटी दिखाई दी और ना ही शिवम। पता नहीं सब कहाँ थे। जरूर आरू के साथ बाहर गए होंगे लंच पर, या शायद वो आंटी को भी साथ ले गई हो घर। वैसे भी बोल रही थी कि कितना टाइम हो गया आंटी से मिले। पक्का वो उनको अपने घर ले गई होगी। और शिवम, वो शायद उनको छोड़ने गया हो, तभी वो मुझे लेने नहीं आया। मैं खुद ही सब सोचे जा रही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। हेलो हेलो सिया। शिवम, कहाँ हो तुम? मुझे लेने भी नहीं आए और आंटी भी नहीं है घर। हाँ वो, यार आप घर आ जाओ और आंटी को भी जल्दी से ले आओ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा अकेले। सिया, मैं अस्पताल में हूँ। क्या अस्पताल, क्यों? और आंटी वो कहाँ हैं? मैं मम्मा को लेकर ही आया हूँ। उनको अचानक से दर्द उठा था सीने में, इसलिए फ़ौरन यहाँ आना पड़ा। घबराहट में तुम्हें फ़ोन भी नहीं कर पाया। क्या अचानक से दर्द, कैसे? वो तो सुबह एकदम ठीक थे। हम यही पता लगाने के लिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए हैं, उनकी रिपोर्ट कल तक आएगी। और आंटी आंटी ठीक तो है ना यार? हम ठीक हैं, तुम टेंशन ना लो। अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो खाना, और अच्छे से सब दरवाजे खिड़कियां लॉक करके सोना।
आज रात तो मैं घर नहीं आ पाऊँगा। मम्मा के पास रहना भी ज़रूरी है, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। नहीं नहीं, मैं भी आ रही हूँ हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल हो आप? सिया प्लीज़ समझो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। तुम घर रहो। शिवम, मुझे बस ये बताओ आप कौन से अस्पताल में हो? बस मैं अभी आ रही हूँ। क्यों जिद कर रही हो यार? शिवम प्लीज, मैं रोही पड़ी थी यार। ठीक है, मैं एड्रेस मैसेज करता हूँ, आ जाओ फिर। हम ठीक है, बाय। मैंने टैक्सी ली और शिवम के बताए एड्रेस पर हॉस्पिटल पहुँच गई। आंटी के रूम के बाहर पहुंची तो शिवम वहीं खड़ा था। मुझे पता नहीं क्यों उसे देखकर रोना ही आ गया। मैं भागकर जाकर उसके गले लग गई। उसने भी शायद बहुत टाइम से अपने आंसू रोक रखे थे। मुझे देखकर वो भी रो पड़ा। क्या बोला डॉक्टर ने? मैंने आंसू पोंछते हुए पूछा। माइनर हार्ट अटैक आया है क्या? पर हार्ट अटैक का नाम सुनकर शब्द मेरे मुंह में ही रह गए। डॉक्टर ने बोला है अब घबराने की जरूरत नहीं है, इनकी हालत ठीक है अब। हम सिया, रो क्यों रही हो? ठीक है मम्मा, तो तुम क्यों रोए? तुम्हें देखकर ही रोना आया? शक्ल ऐसी है तुम्हारी। चलो अब चुप हो जाओ, थोड़ी देर बाद हम मम्मा से मिल सकते हैं। हम ओके। शाम तक डॉक्टर ने हमें आंटी से मिलने नहीं दिया। उनका कहना था कि पेशेंट नींद में है। वेट करते करते रात हो गई तो उन्होंने हमें कल मिलने को कहा और किसी का भी अस्पताल रुकना अलाउड नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें घर आना पड़ा। पूरे रास्ते शिवम चुप रहा और मैं भी। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया। सिया, मम्मा सुबह बिल्कुल ठीक थे, इवन जब आरू और उसके पापा आए तब भी। पर फिर जब मैं बाहर गया था कुछ सामान लेने और घर लौटा तो क्या, मेरे आने से पहले ही आरू और उसके डैड जा चुके थे और मम्मा बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा भी पर वो कुछ नहीं बोले। मतलब वो किसी बात से परेशान थे, उसी वजह से उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा, कोई बात तो जरूर थी, वरना आरू और उसके डैड ऐसे अचानक नहीं जाते। शिवम, तो ये बात हम आरू से पूछ सकते हैं ना, आखिर ऐसा क्या हुआ आंटी को? हाँ सिया, यू आर राइट, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। शिवम ने आरू को कॉल की। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। उसने फ़ोन नहीं उठाया। जाहिर सी बात है, शायद वो सो रही हो। शिवम परेशान हो गया। सुबह फ़ोन करेंगे बोलकर मैंने उसे अंदर चलने को कहा। मैं अपने रूम में चली गई पर वो पूरी रात हॉल के सोफे पर ही सोया रहा। मेरी नींद खुली तो वो अभी भी हॉल में ही सो रहा था। उस दिन मैंने कोचिंग से छुट्टी ले ली। 9 बजे के करीब हम दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। शिवम अभी भी चुप था। मैंने उसे हमेशा हंसते मुस्कुराते मजाक मस्ती करते देखा था। आज उसका ऐसा खामोश चेहरा मुझे रास नहीं आ रहा था। मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए पूछा, शिवम तुम ठीक हो? हम ठीक हूँ। अभी तक तो मम्मा को होश आ गया होगा, अब मम्मा ही बताएंगे कल मेरे जाने के बाद घर में क्या हुआ था। नहीं शिवम, तुम पागल हो। आंटी से अभी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। पता नहीं उन्होंने किस बात का स्ट्रेस लिया है। कुछ और पूछोगे तो कहीं वो और टेंशन ना ले लें तो क्या करें फिर? आरू से ही बात करनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, तुम आरू से मिलो जाकर। मैं आंटी के पास जाती हूँ अस्पताल। पर मम्मा, तुम आंटी की टेंशन ना लो, मैं हूँ ना, मैं उन्हें संभाल लूँगी। ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। शिवम ने मुझे अस्पताल छोड़ा और खुद आरू से मिलने चला गया। 10 बज चुके थे। अभी तक मैं वेट ही कर रही थी। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि आंटी को होश आ चुका है। मैं उनसे मिलने गई तो देखा आंटी की आंखें थोड़ी थोड़ी खुली थीं। मुझे देखकर उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की। उनकी ऐसी हालत देखकर मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहा और मैं रोने लगी। आंटी के आंसू भी बह रहे थे। आंटी आप ठीक हो ना अब? हाँ बेटा ठीक हूँ, उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा। मैं उनका हाथ पकड़कर बैठी रही। मेरे अंदर कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कहीं फिर से उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। बेटा शिवम कहाँ है? बस आंटी वो आ ही रहा है, डॉक्टर ने कुछ दवाई लेने भेजा है बाहर से। ठीक है, मैं हूँ ना आपके पास, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगी, हमेशा। सच में मैं समझ गई थी आंटी का इशारा किस तरफ है, पर उस वक्त मुझे उनको खुश रखना ही ज़्यादा ज़रूरी लगा। आंटी हंसने लगी कि तभी शायद उनको कुछ याद आ गया। सिया, जी आंटी, मेरा एक काम करोगी बेटा? मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ, उसे फ़ोन करो अगर वो यहाँ आ सके तो। माँ से? अच्छा आंटी, तो अब आपको अपनी सहेली की याद आने लगी है। आप टेंशन ना लो, वो आ जाएंगी। मैंने उनको आपकी तबीयत के बारे में नहीं बताया।
अगर उनको पता चलता तो वो खुद ही आ जाती। हम जानती हूँ, आप फिलहाल आराम करो। जब तक शिवम नहीं आ जाता, मैं शिवम का कब से वेट कर रही थी। इसी बीच आंटी सो चुकी थी। मैं मम्मी को फ़ोन करने ही वाली थी कि उनका फ़ोन आ गया। मैंने उनको आंटी की हालत के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो उनसे मिलना चाहती हैं। आंटी के बारे में सुनकर मम्मी भी चिंतित हो गईं। उन्होंने कल आने को बोलकर फ़ोन काट दिया। तभी धीरे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। देखा तो शिवम था। शिवम इतनी देर, मैंने उसे देखते ही बोला, हाँ यार, टाइम लग गया। मम्मा को अभी तक होश नहीं आया क्या? आंटी को सोया देखकर शिवम घबरा गया था। अरे नहीं नहीं, आंटी अभी ही सोए हैं, उनको होश आ गया है। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने बोल दिया कि तुम्हें डॉक्टर ने दवाइयाँ लेने भेजा है। हम अच्छा किया। तुम बताओ, आरू से बात हुई? क्या बोला उसने? सिया, हम बाहर आकर बात करते हैं, कहीं हमारी बातें सुनकर मम्मा उठ ना जाए। मैं और शिवम कमरे से बाहर आ गए। शिवम, बताओ अब क्या कहा आरू ने? सिया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसने बोला कि जब वो और उसके डैड मम्मा से मिले तो आंटी ऐसे हैरान हो रहे थे जैसे कि वो पहली बार मिल रही हों। मतलब मम्मा उनको देखकर बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने पानी पिया, तभी उसके डैड को कोई ज़रूरी कॉल आ गई तो उनको जाना पड़ा। पर समझ नहीं आ रहा मम्मा उसे देखकर हैरान क्यों हुए, जबकि मम्मी तो आरू से कितनी बार मिल चुकी हैं। तो आंटी हैरान क्यों हुए? तुम अच्छे से बताओ शिवम कि आरू के पापा और तुम्हारे पापा एक दूसरे को कब से जानते हैं? तुमने बोला था कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर आंटी का ऐसा शॉक्ड होना क्या मतलब है ऐसे रिएक्ट करने का? सिया, यार, आरू के डैड और मेरे पापा की दोस्ती मेरे ख्याल से 7-8 साल से है। मतलब मेरे यूएसए जाने से पहले भी मैं जब कभी पापा के साथ दिल्ली आता था तो मैं और पापा उनसे ज़रूर मिलते थे। पापा बताते हैं कि वो दोनों पहली बार अपनी कंपनी के किसी कॉमन प्रोजेक्ट पर काम करने के दौरान मिले थे और जैसे पापा और उसके डैड दोस्त बन गए, वैसे ही मेरी और आरू की भी बहुत बनती थी। इवन कि आरू हमारे घर भी कई बार आई है, कई बार मेरी बर्थडे पार्टी में, तो कई बार ऐसे ही। मम्मा भी उसे बहुत लाड प्यार करते हैं। मम्मा का उसे देखकर ऐसे हैरान परेशान होना, ये तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर एक मिनट, ये बताओ कि आरू के डैड कभी तुम्हारे घर आए हैं क्या? मेरा मतलब आंटी आरू के पापा से पहले कभी मिले हैं क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं, शायद। मम्मा को उनका नाम पता है क्योंकि पापा अक्सर अंकल और आरू का जिक्र करते थे, पर अंकल कभी हमारे घर नहीं आए और न ही मम्मा ने उनको देखा है। तो शिवम, आंटी आरू को देखकर नहीं बल्कि उसके डैड को देखकर हैरान परेशान हुए। कोई बात तो ज़रूर है यार, उसके डैड। पर मम्मा उनको कैसे जान सकते हैं? वो यहाँ दिल्ली में रहते हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं वो। हम ये तो अब मम्मा ही बता सकते हैं। पर शिवम सुनो, फिलहाल हमें मम्मा का ध्यान रखना है, उनको बिल्कुल किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेने देना। सिया, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, ये सब अचानक से। मतलब मम्मा को तो कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, ऐसे अचानक से हार्ट अटैक। मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया यार। मैं उसकी हालत समझ रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। जाहिर सी बात है, एक हेल्दी तंदुरुस्त बंदे को अचानक ऐसी बीमारी हो जाए तो कोई भी घबरा जाता। वैसे भी कहते हैं ना, आदमी बाहर से जितना स्ट्रांग खुद को दिखाते हैं, इमोशनली इतने स्ट्रांग होते नहीं हैं। जबकि एक औरत खुद को जितना कमज़ोर समझती है, उतनी ही उसके अंदर परेशानियों से लड़ने की हिम्मत होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या बोलूं। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। और शिवम, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम आंटी को जल्दी से ठीक करके घर ले जाएंगे और उनका खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। हम तुम्हें पता आंटी ने क्या बोला कि वो मेरी माँ से मिलना चाहती हैं और मैं उनको फ़ोन करके यहाँ बुलाऊं? क्या तुम्हारी मम्मी से? तो तुमने आंटी को फ़ोन किया? क्या बोलते वो आ जाएंगे ना? नहीं तो मैं जाऊं उनको लेने? क्या पता मम्मा का कितना ही मन है उनसे मिलने का। हाँ, आ जाएंगे कल, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मम्मी खुद ही आ जाएंगे, बोला उन्होंने। फिर ठीक है। थोड़ी देर बाद आंटी उठ गए तो शिवम उनसे मिलने चला गया। मैं बाहर ही बैठी रही। मैं नहीं चाहती थी कि माँ बेटे की भावनाओं के बीच में आऊं। मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था जो शिवम ने बताया। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है? ऐसा क्या हो गया जिसने एकदम से आंटी की ये हालत कर दी? किस बात की टेंशन ली उन्होंने? या ऐसे क्या शौक लग गया जो आज वो अस्पताल के बेड तक पहुंच गए हैं?
मैं कमरे के बाहर बैठी शिवम का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर ने हमें घर जाने को बोल दिया क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में रहना अलाउड नहीं था। मैंने बाहर से झांक कर देखा तो आंटी सो चुके थे और शिवम भी आंटी का हाथ पकड़कर सो चुका था। मैंने अंदर जाकर उसे जगाया और घर चलने को बोला। आंटी सो चुके थे तो हम उन्हें बिना बताए ही घर के लिए निकल गए। वैसे भी सुबह उनके उठने से पहले ही हम आ जाते। आज भी वो पूरे रास्ते चुप ही रहा, बस जितना पूछा उसी बात का जवाब देता। मैं ये बात अच्छे से जानती थी कि वो आंटी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था और उनकी ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। गाड़ी घर पहुंच चुकी थी, रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए हम अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह मुझसे पहले ही शायद शिवम उठ चुका था। जब तक मैं नहाकर नीचे आई तब तक वो अस्पताल जाने के लिए तैयार हो चुका था। वो जैसे मेरा ही वेट कर रहा था। मेरे आते ही बोल पड़ा, सिया वो मैं सोच रहा था कि आज तुम हॉस्पिटल रहने दो और कोचिंग चली जाओ। मैं हूं ना मम्मा के पास। तो तुम हो तो इसका मतलब मैं ना जाऊं? यार मेरा मतलब कि तुम 2 दिन से कोचिंग नहीं गई। तुम्हारा पढ़ाई का कितना नुकसान हो जाएगा। मम्मा को आज या कल अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। तो जब आंटी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी तो अगले दिन चली जाऊंगी मैं कोचिंग। और तुम मेरी पढ़ाई की टेंशन ना लो, मैं मैनेज कर लूंगी। और तुम्हें क्या लगता है टेंशन में पढ़ाई होती है क्या? पर फिर भी सिया, और तुम ही बोल रही थी कि आंटी तुम्हारे मम्मा भी आ रहे हैं आज। तो मैं आंटी को स्टेशन लेने चला जाऊंगा। वो भी तो होंगे फिर मम्मा के साथ। मम्मी आ जाएंगे, अभी आए तो नहीं ना, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। और देखो शिवम, सुबह सुबह ना मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चलो अब चुपचाप। हम दोनों अस्पताल के लिए निकल गए। मम्मी का फ़ोन भी आया था, वो भी घर से निकल चुके थे। आज आंटी की हालत पहले से अच्छी लग रही थी। डॉक्टर ने भी बोला था कि कल तक छुट्टी मिल जाएगी। इसी बीच आंटी कई बार मम्मी के लिए पूछ चुके थे और मैंने उनको बता भी दिया था कि मम्मी आ रहे हैं, दोपहर तक पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे के करीब मम्मी का फ़ोन आया कि वो स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो मैंने शिवम को उन्हें लेने भेज दिया। आंटी बेसब्री से मम्मी का वेट कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद मम्मी और शिवम अस्पताल पहुंच गए। आंटी और मम्मी एक दूसरे को देखकर ऐसे खुश हुए जैसे बरसों के बाद मिल रहे हों। आंटी को ऐसे देखकर ना तो मम्मी अपने आंसू रोक पाए और ना ही आंटी। मैंने शिवम को इशारे से बाहर चलने को कहा। मैं चाहती थी वो दोनों अच्छे से अपने दिल की बातें कर लें। हमारे सामने शायद दोनों खुलकर बात ना कर पाती। मेरा इशारा समझकर शिवम मेरे पीछे पीछे ही बाहर आ गया। हम अस्पताल की कैंटीन में जाकर बैठ गए। सिया, कुछ खाओगी तुम? नहीं, मेरा व्रत है। व्रत? हम आज सावन महीने का पहला सोमवार है ना, तो तुम व्रत भी रखती हो या पहली बार रखा है? अरे पिछले साल भी रखा था। जब जब क्या? कुछ नहीं, मेरा व्रत है, तुम्हारा थोड़ी है। तुम तो खाओ। मतलब तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया तो तुमने कौन सा खाया? मैं तो खा लूंगा यार, मेरा कौन सा व्रत है। मुझे तुम्हारी टेंशन पड़ गई। हाँ हाँ, तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे मैंने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा हो। मैं तो चाहता हूँ रखो। क्या रखूँ? करवा चौथ का व्रत, और क्या। अच्छा तो ये बात है, रख लूँगी वो भी जब मुझे लगेगा कि अब रखना चाहिए। मतलब होने वाले पति की उम्र ज़्यादा लंबी ना हो जाए कहीं, इसलिए नहीं रखती। हाँ हाँ शिवम, बस अब ज़्यादा हो रहा है। ओके। अच्छा तो तुम्हें बुरा लग गया? हाँ लग गया बुरा। अब तुम चुपचाप खा लो कुछ, नहीं तो तुम्हारा भी व्रत हो जाएगा। हाँ यार, भूख तो लगी है। एक काम करो, तुम वेट करो मेरा, बस 5 मिनट, मैं अभी आया। अरे पर जा कहाँ रहे हो? आया बस 2 मिनट। मुझे वहीं बैठा कर खुद वो पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे कैंटीन में भी अस्पताल की दवाइयों वाली स्मेल आ रही थी। हालांकि कैंटीन में काफ़ी सफाई थी, फिर भी शायद मेरे दिमाग में दवाइयों की स्मेल इतनी हावी हो गई थी कि वहीं मेरे सिर को चढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद वो आया, पर अकेले नहीं, साथ में इतना सारा फ्रूट लेकर। अब ये क्या है? सेब, अंगूर और चेरी फ्रूट बोलते हैं इन्हें। सुना कभी नाम? ना, नहीं सुना। मैं तो पहली बार देख रही हूँ। चलो ठीक है, पहली बार देख रही हो तो अब खा भी लो। ये तुम्हारे और मम्मा के लिए लेकर आया हूँ। और तुम? मैं तो पिज्ज़ा खाकर आया हूँ विद एक्स्ट्रा चीज़। वाह क्या स्वाद था, मज़ा ही आ गया। बस करो अब। ओके। बस कहाँ किया, मैंने 2 पिज्ज़ा खाए, नज़ारा आ गया। शिवम, सच्ची बताओ यार। क्या बताऊँ मैडम,
तुमने खाया कुछ? सच बताओ। नहीं, पर खा लूँगा, तुम तो खाओ। मैं भी कुछ लेकर आता हूँ अपने लिए। हमने वहीं बैठकर खाना खाया। तब तक काफ़ी देर हो गई थी। जब हम अंदर गए तो आंटी और मम्मी बातें कर रहे थे। उन दोनों को इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। पहले डॉक्टर ने बोला था कि कल डिस्चार्ज करेंगे, पर आंटी की हालत में सुधार देखकर उन्होंने शाम को ही डिस्चार्ज कर दिया। अब हम चारों घर आ गए थे। मम्मी अब 2-3 दिन हमारे साथ ही रहने वाले थे। मैंने शिवम को बोल दिया कि मम्मी का सामान मेरे कमरे में रखवा दो, पर आंटी ने बोल दिया कि मम्मी उनके साथ ही रहेंगे उनके रूम में। मुझे और शिवम को सच में बड़ी हंसी आ रही थी। हमें ये तो पता था कि वो दोनों सहेलियां हैं, पर ये दोस्ती इतनी गहरी है, ये आज पता चल रहा था। खैर, रात को खाना हमने बाहर से ही ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे अभी इतना अच्छे से बनाना नहीं आता था और मम्मी को शिवम ने बनाने नहीं दिया, क्योंकि मम्मी इतना सफ़र करके आए थे और उसके बाद हॉस्पिटल पूरा दिन, तो उसने बाहर से ही ऑर्डर किया। मेरा व्रत था तो मम्मी ने मेरे लिए खीर बना दी थी। रात को शिवम तो जल्दी सोने चला गया, क्योंकि वो पूरे दिन की भागदौड़ से बहुत थक गया था। तो मैं जाकर मम्मी और आंटी के पास बैठ गई। आंटी ने मुझे अपने पास बैठा लिया और वो मम्मी से मेरी तारीफ ही कर रहे थे। मेरे लिए तो अब आंटी भी मेरी माँ ही थे। जिस तरीके से उन्होंने मेरा ख्याल रखा था, माँ और आंटी की इतनी अच्छी दोस्ती देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा था। चाहे वो मेरे सामने मुस्कुराकर बातें कर रही थीं, पर उन दोनों का चेहरा बता रहा था कि वो अंदर ही अंदर किसी बात से परेशान थीं। काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में सोने जा ही रही थी कि तभी हॉल में रखे घर के लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन बजा। इतनी रात को कौन फ़ोन कर सकता, वो भी लैंडलाइन पर। मैं उठकर हॉल तक गई, तब तक फ़ोन बंद हो गया था। वापस मुड़ने ही लगी कि एक बार फिर बेल बजी। हेलो हेलो, कौन? हेलो हेलो, अरे बोलो ना कुछ, कौन बोल रहा है? मैंने कितनी बार हेलो हेलो किया, पर उस ओर से कोई जवाब नहीं आया। इरिटेट होकर मैंने फ़ोन ही काट दिया और वापस मम्मी और आंटी के पास आ गई। किसका फ़ोन था सिया? मम्मी ने पूछा। पता नहीं, कोई बोला ही नहीं, शायद रॉन्ग नंबर होगा। अच्छा, मैं जा रही हूँ सोने, और आंटी आप ध्यान रखिएगा अपना। वैसे मुझे ये बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आपका ख्याल रखने वाली सखी अब है आपके पास। क्यों माँ, सही कहा ना? बिल्कुल सही। आंटी और मम्मी दोनों ने एक फीकी हंसी के साथ मेरी गुड नाइट का जवाब दिया और मैं सोने चली गई। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई। शिवम ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं आज कोचिंग चली जाऊं और कोई बहाना ना लगाऊं। वैसे भी मैंने खुद बोला था कि आंटी के घर आने के बाद मैं कोचिंग जाना स्टार्ट कर दूंगी। एग्जाम को भी बस 1 महीना बाकी था। हम सभी नाश्ता कर ही रहे थे कि लैंडलाइन नंबर पर किसी का फ़ोन आया। मैं देखता हूँ बोलकर शिवम उठकर चला गया। जैसे ही उसने हेलो किया, फ़ोन काट दिया गया। वो वापस अपनी सीट पर आ गया। मम्मी और आंटी के चेहरे का रंग मुझे उड़ा हुआ लग रहा था। इतना तो मैं समझ ही चुकी थी कि आंटी का मम्मी को यहाँ बुलाना और 2 बार लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन आना, वो भी ब्लैंक कॉल्स, कुछ बात तो थी। पर शिवम को ये बात बताकर मैं और परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं खुद पहले सब पता करूं, फिर ही कुछ शिवम को बताऊं, क्योंकि मुझे इतना पता था कि आंटी और मम्मी खुद तो मुझे कुछ बताने वाली नहीं। नाश्ते के बाद मैं और शिवम कोचिंग के लिए निकल गए। मेरे मन में अभी भी वही सब बातें चल रही थीं। इन सब के बीच मुझे आरू याद आ गई। अगर आरू और उसके डैड फिर एक बार घर आए तो हो सकता है कुछ पता चल जाए। और अब तो मम्मी भी हैं आंटी के साथ। इससे पहले कि मैं शिवम को कुछ बोलती, वो पहले ही बोल पड़ा। सिया, आज आरू आ रही है घर मम्मा से मिलने। आज अकेली? मेरा मतलब उसके डैड भी? नहीं नहीं, वो अकेली ही। वैसे भी अगर मम्मा की ये हालत उसके डैड की वजह से हुई है, तो मैं कभी चाहूंगा भी नहीं कि वो हमारे घर आए। यार शिवम, अगर वो आएंगे नहीं तो हमें सब पता कैसे चलेगा? सिया, मुझे अब कुछ पता नहीं करना। मेरी मम्मा ठीक हो गई, मेरे लिए यही बड़ी बात है। पर शिवम, तुम समझ नहीं रहे। अगर आंटी किसी बात से परेशान है तो हमें वो वजह पता लगानी होगी ना, ना कि उस परेशानी से भागना होगा। नहीं तो आंटी हमेशा किसी बोझ के साथ जीती रहेंगी। देखो सिया, मुझे सच में कुछ नहीं पता क्या सही क्या गलत। बस अपनी माँ के मन में कोई बोझ नहीं रखना चाहता मैं। तुम बताओ क्या करना है अब? आरू को बोलो वो अपने डैड के साथ आए घर। अगर वो पूछेगी क्यों, तो कोई बहाना बना देंगे हम। ठीक है, वैसे भी वो शाम को आने वाली है, तब तक तो तुम आ ही जाओगी वापस।
हाँ, आ जाऊंगी। शाम को हम सब गार्डन में बैठे चाय पी रहे थे जब एक कार गेट के अंदर दाखिल हुई। सबकी नजरें उस कार की तरफ ही थीं। पहले आरू, फिर उसके डैड कार से निकलकर गार्डन में हमारे पास ही आ गए। मेरा ध्यान उन दोनों से ज्यादा मम्मी और आंटी पर था। उन दोनों को देखकर ही आंटी ने मम्मी का हाथ जोर से पकड़ लिया था और मम्मी ने उन्हें आंखों के इशारे से शांत रहने को कहा था। अभी वो आए ही थे। आरू ने आंटी को हक किया और उसके डैड ने आंटी को हाथ जोड़कर नमस्ते करने के बाद जैसे ही मम्मी की तरफ मुड़े तो आप, उन्होंने इतना ही कहा था कि मैं फट से बोल उठी, अंकल आप मम्मी को जानते हो? मम्मी, नहीं वो मैं, शायद मुझे गलती लग गई। शिवम की तरफ देखते हुए, शिवम बेटा सबसे इंट्रोड्यूस तो करवा दो। जी श्योर अंकल, ये मेरी माँ। उस दिन तो इंट्रोड्यूस करवाने का मौका ही नहीं मिला। और ये मेरी दोस्त सिया, और ये सिया के मम्मी और मेरी आंटी और मेरी मम्मी के बेस्ट फ्रेंड। शिवम ने हंसते हुए इंट्रोडक्शन करवा दिया तो उन्होंने एक फीकी हंसी के साथ मम्मी और आंटी को नमस्ते की। आरू आंटी के पास ही बैठी थी और मैं चाय बनाने का बोलकर अंदर किचन में आ गई। शिवम को भी मैंने इशारे से अंदर बुला लिया और अब बारी थी आरू को वहां से उठाने की। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं कि तभी आरू खुद ही अंदर आ गई और बोली, सिया मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूं। मैं अभी सोच ही रही थी कि तुम्हें ही बुला लूं बातें करने के लिए। हाँ हाँ, अच्छा सच्ची, सही बात है। वैसे लड़कियों को शॉपिंग और गॉसिप यही सब तो चाहिए बस, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही। हम दोनों हंसते हुए बातें करने लगे। थोड़ी देर में शिवम किचन में आ गया तो मैं वॉशरूम जाने के बहाने से किचन के बाहर से निकलकर सीधे गार्डन में पेड़ के पीछे जाकर छुप गई, जहां से किसी की नज़र मुझ पर ना पड़े और मैं आंटी और आरू के पापा की बातें सुन सकूं। हालांकि मुझे ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दिया, बस आंटी के मुंह से सुनाई दिया, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब तो नहीं होने दूंगी। और आगे से अंकल का जवाब, तुम आज भी मुझे गलत समझ रही हो। बस इतना ही सुन पाई थी कि आरू चाय लेकर आ गई थी और वो चुप हो गए। काश कुछ और सुन पाती तो कुछ तो समझ आती। इन दो लाइनों से मेरा शक तो यकीन में बदल गया था कि आंटी और आरू के डैड पहले से एक दूसरे को जानते हैं। पर आंटी किस मकसद की बात कर रहे थे? ऐसा क्या करना चाहते हैं वो जो आंटी नहीं चाहती? बिना पूरी बात जाने मैं किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी। थोड़ी देर में मैंने भी उनको ज्वाइन कर लिया। सब बातें कर रहे थे, हल्की फुल्की बातें। हालांकि सबसे ज़्यादा आवाज़ आरू की ही आ रही थी। मैंने पहली बार मिलने के बाद उसकी जो धारणा बनाई थी वो वैसी बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत हंसमुख और मिलनसार लड़की थी। कुछ ही देर बाद आरू और उसके पापा चले गए। परेशानी की लहरें एक बार फिर आंटी के चेहरे पर साफ झलक रही थीं। शिवम ने मुझे पूछा तो मैंने उसे यही बोला कि मुझे इतनी दूर से सुनाई नहीं दिया कि वो क्या बात कर रहे हैं। अब मुझे बस एक ही आशा की किरण नजर आ रही थी और वो थी मेरी माँ। मुझे पता था आंटी और आरू के डैड के बाद कोई उनका राज जानता था तो वो मेरी ही माँ थी। और शायद यही कारण था जो आंटी ने अचानक से माँ को यहाँ बुला लिया। अब बातें कुछ कुछ मेरी समझ में आने लगी थीं। रात को मैंने मम्मी को पापा से वीडियो कॉल करवाने के बहाने अकेले अपने कमरे में बुला लिया। नहीं तो जब से मम्मी आए थे वो आंटी के साथ ही रहते थे। मैं जानती थी कि मम्मी भी इतनी आसानी से मुझे कुछ बताने वाली तो नहीं है, तो मैंने अंधेरे में तीर चलाना ही सही समझा। मम्मी एक बात पूछूं? हाँ पूछना। कल रात को किसका फ़ोन आया था लैंडलाइन नंबर पर? और सुबह भी? मुझे क्या पता बेटा, कोई रॉन्ग नंबर होगा। मम्मी बात घुमाने की कोशिश कर रहे थे और घूम फिर कर मेरी पढ़ाई पर पहुंच रहे थे। आखिर हूँ तो मैं उनकी ही बेटी, सच तो उनसे सुन के ही रहती। देखो माँ, आप ज़्यादा बातों को घुमाओ मत, मुझे सब पता है। घबरा कर क्या पता है तुम्हें? वही जो आप और आंटी हमसे छुपा रहे हो। क्या बकवास कर रही हो सिया? देखो माँ, बस बहुत हुआ। आप मुझे सब खुद बताओगे या मैं आंटी से जाऊं पूछने? क्या बताऊं मैं? अभी तुम बोल ही रही थी मुझे सब पता, अब बोल रही हो बताओ मुझे। हाँ तो कुछ कुछ तो मुझे पता है और जो नहीं पता वो अब आप बताओगी मुझे। बोला ना मुझे कुछ नहीं पता बस। ओके फाइन, तो मैं आंटी से ही जाकर पूछ लेती हूँ। मैं उठकर जाने लगी तो मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सिया रुक बेटा, वो पहले से ही बहुत परेशान है। भगवान के लिए उसे कुछ पूछकर उसके जख्मों को मत कुरेद। वही तो माँ, मैं भी नहीं चाहती कि मैं आंटी से कुछ पूछकर उनको और टेंशन में डालूं, इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ।
तू क्यों मुझे दुविधा में डाल रही है बेटा? अगर शिवम को पता लग गया तो? शिवम को कुछ पता नहीं लगेगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी उसे, पर आप मुझे तो बताओ। माँ के पास अब मुझे बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बताना शुरू किया। मैं और शिवम की माँ गीता बचपन की सहेलियाँ थीं, साथ में पले बड़े, 12वीं तक साथ पढ़ाई की। फिर गीता के पिताजी की बदली दूसरे शहर हो गई तो वो वहाँ चली गई। वहाँ जाने के बाद मेल मिलाप भी कम हो गया, कभी कभार टेलीफोन पर बात हो जाती। वहाँ से जाने के लगभग 2 साल बाद गीता का फ़ोन आया कि उसकी शादी तय हो गई है और मुझे आना है। वो जिद कर रही थी मैं उसकी शादी में कम से कम 1 महीने पहले आऊं। शादी को अभी पूरा 1 महीना हुआ था। तब ना तो मोबाइल थे आज की तरह और ना आजकल के ज़माने के व्हाट्सअप, बस एक फ़ोन ही होता था, घर का लैंडलाइन। मैं गीता से पूछती थी कि जीजा जी कैसे हैं, तुमने कभी बात की उनसे? तो उसका हमेशा जवाब होता, वो बहुत कम बोलते हैं। उस 1 महीने में गीता शादी से पहले जीजा जी को 2 बार मिली, वो भी अकेली नहीं। मैं और गीता दोनों शादी हो गई और शादी के 2 साल बाद ही शिवम का जन्म भी हो गया। बस शिवम के जन्म की खबर देने के बाद कभी गीता का फ़ोन नहीं आया। उसके बाद मेरी शादी भी हो गई। वो अपनी गृहस्थी में खुश और मैं अपनी। कहते हैं ना, शादी के बाद सब बदल जाता है, दोस्त, रिश्ते, नाते सब पीछे छूट जाते हैं। पर कहते हैं ना, जिससे मिलना लिखा हो वो इंसान मिल ही जाता है। आखिर इतने सालों के बाद मुझे पता चला कि गीता और उसके पति हमारे ही शहर रहते हैं। ना तो वो जानती थी कि मैं उसके इतने पास रहती हूँ और ना ही वो। एक दिन गीता अचानक ही बाजार में मिल गई। मैं उसे घर ले आई और तेरी फोटो देखकर उसने बताया कि तू और शिवम एक ही क्लास में पढ़ते हो। माँ, पर इन सब में आरू के डैड का क्या लेना देना? आंटी क्यों उन्हें देखकर इतना परेशान हो जाते हैं? लेना देना है बेटा, क्योंकि गीता की शादी उन्हीं से हुई थी, आरू के डैड से। हाँ, गीता के पहले पति वो ही हैं। क्या पहले पति? मतलब आंटी की ये दूसरी शादी है? तो शिवम, हाँ शिवम उसके पहले पति का ही बेटा है, मिस्टर नितिन मिश्रा का। ओह गॉड, मतलब शिवम ये बात नहीं जानता। और शिवम के पापा, मेरा मतलब है आंटी के दूसरे पति, वो भी ये नहीं जानते क्या कि मिश्रा अंकल ही आंटी के पहले पति हैं? नहीं, उनको भी ये बात नहीं पता। उस दिन जब मैं गीता को ज़बरदस्ती घर ले आई, हमने बहुत सारी बातें की। मैंने जीजा जी के बारे में पूछा तो पहले तो वो कुछ नहीं बोली, पर जब मैंने उसे ज़्यादा जोर देकर पूछा तो उसने मुझे सब बताया। दरअसल नितिन और गीता की शादी नितिन के घर वालों ने ज़बरदस्ती करवाई थी। गीता ये बात बिल्कुल नहीं जानती थी। उसे लगता था शायद नितिन का स्वभाव ही वैसा है कि वो कम बोलता है। पर शादी के बाद धीरे धीरे नितिन और उसकी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गईं। घर वालों के समझाने पर एक बार दोनों ने अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश की। इसी बीच शिवम का जन्म हुआ, पर अब तक नितिन की लाइफ में कोई और आ गई थी। शिवम के जन्म के बाद ही नितिन ने शादी कर ली। आरू नितिन की दूसरी पत्नी की बेटी ही है। नितिन के घर वालों ने ही गीता की दूसरी शादी अरुण से करवाई। अरुण की पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। गीता के साथ साथ अरुण ने शिवम को भी अपना लिया। अरुण ने कभी गीता से उसके पहले पति या उसे उसके रिश्ते के बारे में नहीं पूछा और शिवम को ही अपना बेटा मान लिया। आज अरुण अपनी पत्नी और बेटे को जान से भी ज़्यादा प्यार करता है और शिवम को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि वो नितिन का बेटा है। अरुण ने कभी नितिन को देखा नहीं था, इसलिए वो आज तक भी नहीं जानता कि नितिन ही गीता का पहला पति है। पर अब ये बात नितिन जान चुका है और गीता को लगता है कि अब नितिन शिवम को सब बता देगा और वो शिवम को अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि गीता की शादी के बाद भी वो उसे शिवम को अपने साथ ले जाने की धमकी देता था। इसलिए वो अपने अतीत को एक बार फिर अपने सामने देखकर इस कदर घबरा गई कि खुद को संभाल नहीं पाई। इसीलिए शायद उसकी ये हालत। क्या कैंट बिलीव मम्मी। और शिवम इस सच्चाई को बिल्कुल नहीं जानता। अगर उसे पता चल गया तो? नहीं नहीं सिया, शिवम को पता नहीं चलना चाहिए, न जाने उस पर क्या बीतेगी। और गीता और अरुण ये चाहते भी नहीं हैं कि शिवम ये सच्चाई जाने, पर न जाने नितिन के मन में क्या है, भगवान जाने वो अब क्या करने वाला है। बस यही बात है जो गीता को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। पर तू एक प्रॉमिस कर कि तू शिवम को कुछ नहीं बताएगी। पर मम्मी, इतनी बड़ी बात
और शिवम, देख सिया, जब सही वक्त आएगा तो शिवम को भी सब पता चल जाएगा। वैसे भी ऐसे राज छुपाए नहीं छुपते। माँ, तो आंटी अंकल से बात क्यों नहीं करते? हो सकता है जो आंटी सोच रहे हों ऐसा कुछ ना हो। और अब शिवम कोई 4 साल का छोटा बच्चा नहीं है जिसे कोई बहला फुसला कर अपने माँ बाप से दूर कर देगा। जानती हूँ बेटा, और मैं भी उसे यही समझाती हूँ कि हो सकता है जैसा वो सोचती है नितिन के मन में ऐसा कुछ हो ही नहीं। पर वो एक माँ है। वो जब भी शिवम के असली पिता को अपने सामने देखती है उसे अपनी हंसती खेलती जिंदगी एक बार फिर बिखरती नजर आती है। हम माँ, आप आंटी को समझाओ, ऐसा मुसीबतों से भागोगे तो मुसीबत कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, बल्कि ये बोझ उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। बस इसीलिए मैंने सोचा है जब तक मैं गीता के मन से उसका ये डर खत्म नहीं कर दूंगी तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगी। बिल्कुल माँ, आपको एक सच्ची दोस्त की तरह अपनी सहेली को संभालना है। कुछ तो करना ही पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। अब जब मम्मी ने मुझे सब सच बता ही दिया था तो मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो मैं ये मैटर सॉल्व करके ही रहूंगी। हमेशा ही शिवम ने मुझे हर मुश्किल से निकाला था और अपना प्यार निभाया, और अब मेरी बारी थी। और अब तक तो मैं जान ही चुकी थी, चाहे कितना ही खुद से झूठ बोलती रहूं, पर सच तो यही था कि मैं भी शिवम से प्यार करने लगी थी। और मैं ये भी जानती थी कि ये सच जानकर शिवम पर क्या बीतेगी। वो चाहे कितना भी हंसता मुस्कुराता है, स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है, पर इमोशनली वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बस अब मैं सुबह होने का वेट कर रही थी ताकि बस एक बार नितिन अंकल से मिलकर ये जान सकूं कि उनके मन में क्या चल रहा है। ये जानने के बाद कि शिवम, जिसे वो अपने दोस्त का बेटा समझ रहे हैं इतने सालों से, वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा है। आज की रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह हो गई और फिर एक नए दिन की शुरुआत। आज मैं बहुत से काम करने वाली थी। कुछ दिल की गलतफहमियां दूर करनी थीं और कुछ लोगों के बीच की कड़वाहट भी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था आज कोचिंग ना जाने का क्या बहाना बनाऊं शिवम के सामने, क्योंकि वो मेरी पढ़ाई के साथ मुझे बिल्कुल कोई समझौता नहीं करने देता था। हालांकि मैंने खुद भी पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया था, पर अब जो हो रहा था इस हालात में मेरे लिए चीज़ों को सुलझाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। आज सुबह सुबह ही सब बहुत खुश लग रहे थे। वजह क्या थी ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया, पर इतना पता चल रहा था कि आज खाने की टेबल पर बड़ी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। शिवम, मम्मी, आंटी तीनों पर जैसे ही मैं पहुंची सब चुप हो गए। मैंने जानने की कोशिश की तो उन्होंने बातों का टॉपिक ही बदल दिया। अचानक ही शिवम ने मुझे गोद में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और आंटी और मम्मी बस हंसे जा रहे थे। शिवम, क्या हो गया? छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? शिवम बस हंसे जा रहा था और मम्मी और आंटी भी पेट पकड़कर हंस रहे थे। शिवम, मैं जोर से चिल्लाई तो उसने मुझे नीचे उतार दिया। अब बताओगे भी क्या हुआ? मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। सिया, हाँ बोलो ना शिवम। सिया, मुझे जॉब मिल गई है, वो भी दिल्ली की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में। मेरी ड्रीम जॉब, उसी यूएसए वाली कंपनी की ही ब्रांच है ये। मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी सिया। आई एम सो हैप्पी। ये सुनकर तो मैं भी जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि शिवम अब भी पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहा था ताकि उसे वो जॉब मिल जाए। खैर, इस खुशखबरी ने सबको खुश कर दिया था। शिवम से बहाना बनाकर कि आज मुझे कोचिंग नहीं अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है, मैं सीधे नितिन अंकल के ऑफिस चली गई। वहां जाकर पता चला कि उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, पर जब उनकी सेक्रेटरी ने उन्हें मेरा नाम बताया और कहा कि मैं शिवम की दोस्त हूँ तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। मुझे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान थे। जाहिर सी बात है उनके मन में भी यही चल रहा होगा कि मैं क्यों आई हूँ, और मेरे मन में तो सवालों की बौछार थी। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैंने अपनी तरफ से बात शुरू करते हुए कहा। मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ और ना ही मुझे ये पता कि ये सब कहने का मेरा कोई हक बनता है कि नहीं, पर मैं अपनी आंटी को इस हालत में नहीं देख सकती। हर पल उनके चेहरे पर एक डर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं चाहती वो ऐसे घुट घुट कर जिएं, इसलिए मैं आपसे बात करने चली आई। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम एक ठंडी आह भरते हुए उन्होंने कहा, मैं भी नहीं चाहता कि वो अपने मन पर कोई बोझ रखकर जिए, पर मैं क्या करूँ, वो ना तो आज मुझे समझ रही है
और ना ही 25 साल पहले कभी समझी थी। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना बुरा वो मुझे समझती है। मैं जानता हूँ मेरे घर वालों के एक गलत फैसले ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तब भी नहीं चाहता था कि गीता को कोई तकलीफ हो, इसीलिए मैंने उसे उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने की आज़ादी दी। मैंने उसे तलाक दिया ताकि वो दूसरी शादी कर सके, अपने जीवन में आगे बढ़ सके। यहाँ तक कि मैंने अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहा ताकि उसकी नई जिंदगी में कोई रुकावट ना आए। मैंने उसका भला ही सोचा था, पर उसे उस वक्त भी लगा कि मैं उसके बेटे को छीनना चाहता हूँ, और आज भी वो शायद यही बात सोचती है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मतलब आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है जो वो सोचती हैं? मतलब आप शिवम को अपने पास। सिया बेटा तुम ही बताओ, शिवम कोई छोटा बच्चा है जो उसकी उंगली पकड़कर मैं अपने साथ ले जाऊंगा, या मैं उसे बोलूंगा कि मैं उसका असली बाप हूँ तो वो दौड़ कर आकर मुझसे लिपट जाएगा? नहीं ना। मुझे तो ये सोचकर डर लगता है कि अगर शिवम को ये सब पता चल गया तो इतने साल से उसके मन में मेरे लिए जो इज्जत या प्यार है वो भी कहीं खत्म ना हो जाए। बेशक वो मुझे अपना अंकल ही समझे, पर कभी मुझसे नफरत ना करे, क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अपने बेटे की नफरत नहीं। और ना ही मैं अपनी वजह से गीता की लाइफ में कोई उथल पुथल चाहता हूँ। बस जो जैसा चल रहा है सब वैसा ही चलता रहे। जब से मैंने गीता को फिर से देखा है मैं यही सब उसे कहना चाहता था, पर पता नहीं किस हद तक उसके मन में मेरे लिए नफरत भरी है, जो ना तो मेरी बात सुनना चाहती है और ना ही मुझे समझना चाहती है। अंकल बोल ही रहे थे, अचानक चुप हो गए। शिवम तुम? उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो शिवम दरवाजे पर ही खड़ा था, न जाने कब से। शिवम, वो मैं, मुझे खुद समझ नहीं आया क्या बोलूं। अब तक वो अंदर आ चुका था। वह क्या स्टोरी है मिस्टर नितिन, आप और मेरे पापा? हाँ हाँ, अच्छा मजाक है। सॉरी सॉरी, मजाक नहीं। लगता किसी मूवी की स्क्रिप्ट सुना रहे हो। क्यों सिया, कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड जिससे तुम मिलने आई थी? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। क्या चल रहा है ये सब? शिवम ने जोर से हाथ टेबल पर मारा। मेरा तो दिल उसकी आवाज़ से ही कांपने लगा था, और अंकल का भी शायद यही हाल था। मैंने कभी उसे इतने गुस्से में नहीं देखा था जिस रूप में आज देख रही थी। मतलब आप ही वो इंसान हो जिसकी वजह से मेरी माँ की ये हालत हुई। आपकी किस्मत अच्छी है कि मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ। कसम से अगर उनको कुछ हो जाता ना, आग लगा देता आपकी इस लंका को, और उस आग में जलकर राख होते आप भी मिस्टर नितिन। और सिया तुमने भी मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा, और तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अपनी सहेली से मिलने जा रही हो। वो तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे पीछे आ गया और यहाँ तक पहुँच गया, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। इतनी बड़ी सच्चाई शायद मेरे सामने ही नहीं आती। पर अब जब मैं सब कुछ जान चुका हूँ, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। नितिन जी, एक एहसान कर सकते हैं मुझ पर? ये क्या बोल रहे हो बेटा? जी सही बोल रहा हूँ। अगर आप सच्चे हो, आपके मन में कोई चोर नहीं है, तो चलो मेरे साथ अभी इसी वक्त मेरी माँ के सामने, और बताओ उन्हें कि आपको उनसे या उनके बेटे से कोई लेना देना नहीं है, और आप उनसे माफ़ी मांगने आए हो। बेटा मैं तो खुद चाहता हूँ कि उसे सब सच बताऊं। मेरे बारे में उसकी राय गलत है। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, अभी चलूंगा। हम तीनों उसी वक्त घर के लिए निकल गए। मेरा दिल बहुत जोर से धक धक कर रहा था। हम तीनों को एक साथ देखकर आंटी और माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। शायद आंटी को एहसास हो गया था कि आगे क्या होने वाला है। शिवम के कुछ बोलने से पहले ही नितिन अंकल हाथ जोड़कर आंटी के सामने खड़े थे। मुझे माफ कर दो गीता, आज ये इंसान इतने सालों बाद अपने दिल का बोझ कम करना चाहता है। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोचती हो, न ही तब था और न ही आज। तुमने कभी मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, हमेशा आधी अधूरी बात को ही सच समझ लिया। आखिर तुम्हें क्यों ऐसा लगा कि मैं तुम्हें और हमारे बेटे, मेरा मतलब है शिवम को, तुमसे दूर कर दूंगा? जैसे तुम अपने पति और बेटे के साथ खुशी से जी रही हो, वैसे ही मैं भी अपने परिवार के साथ खुश हूँ। और अब तो एक और बोझ दिल से उतर गया कि शिवम को सारी सच्चाई का पता चल गया। अब बस मैं तुमसे और शिवम से माफ़ी मांगना चाहता हूँ
ताकि अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से जी सकूं। आंटी तो ये सब सुनकर एक पल के लिए जैसे जड़ ही हो गए, पर शिवम ने उन्हें संभाल लिया। उनकी आंखों से आंसू अब गालों पर आ गए थे, पर आज उन्होंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया और अपने मन का डर भी शायद निकाल दिया और बोली, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है तो माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर हाँ, एक गलतफहमी जो हमेशा से मेरे दिल में घर कर गई थी कि आप मुझे और मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दोगे, ये डर हमेशा मेरे मन में बना रहा और इतने सालों बाद आपको सामने देखकर मेरा डर और बढ़ गया। शायद तभी मैं खुद को संभाल नहीं पाई। पर अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और न ही मेरे बेटे को होगी, क्योंकि उसे मैंने संस्कार दिए हैं। मैं जानती हूँ कि वो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेगा। शिवम बेटा, सही कहा ना मैंने? तुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है ना? तू समझ रहा है ना? ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ। हाँ माँ, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है और होगी भी क्यों। शिकायत तो मुझे अपनी माँ से है, जिन्होंने इतने सालों से अपने बेटे से इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी। आखिर क्यों? आपको मुझ पर, अपनी परवरिश पर भी भरोसा नहीं था क्या? बोलो माँ। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। मैं बस अपने अतीत को कभी वर्तमान में नहीं आने देना चाहती थी। मुझे लगता था ये सच्चाई जानकर कहीं तुम्हारे मन में अपने पापा के लिए प्यार कम ना हो जाए। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं बेटा, अपनी जान से भी ज़्यादा। मैं नहीं चाहती थी बाप बेटे के बीच में ऐसी कोई बात आए, बस इसीलिए। बस माँ बस। जिस पिता ने मुझे बचपन से लेकर अब तक इतना प्यार दिया, मेरी हर एक जिद पूरी की, मेरे मांगने से पहले ही मेरी ज़रूरत समझी, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, उनके लिए मेरे मन में प्यार और इज्जत कैसे कम हो सकती है? शिवम और आंटी की आंखों के आंसू देखकर ना तो मैं अपने आंसू रोक पाई, ना ही नितिन अंकल। वो बिना कुछ बोले हाथ जोड़कर चले गए। शायद आज उनके मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया था और आंटी का भी। आज मेरा यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आने वाला था। इंटरव्यू तो अच्छा गया था, पर पता नहीं अब क्या होगा। लैपटॉप गोद में लिए बैठी मैं बस भगवान से यही दुआ कर रही थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। मैं नर्वस थी और डर भी रही थी, पर मुझसे भी ज़्यादा डरपोक इंसान टेंशन में रूम के चक्कर काट रहा था, जैसे मेरा नहीं उसका रिजल्ट आने वाला है। शिवम, क्या है यार, प्लीज़ बैठ जाओ। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे और डर लग रहा है। मुझे भी। क्या है यार, तुम्हारा काम है मेरी हिम्मत बढ़ाना, ना कि मुझे नर्वस करना। नीचे बैठते हुए सिया, मुझे घबराहट हो रही है यार। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो? चुप, एकदम चुप। क्यों नहीं हुआ? होगा। और तुम क्या मुझे बार बार डरा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब है कि आती है, पर मैं क्या करूं? डर तो लगता है ना। पर मुझे पता है तुम तो बस बन गई ऑफिसर। थैंक गॉड तुमने भी कुछ पॉजिटिव बोला। हाँ हाँ, मैं पॉजिटिव ही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारा सपना पूरा हो गया समझो। मैं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए ऐसे बोल रहा था। अच्छा जी। पर शिवम, मेरा दिल धक धक कर रहा है यार। सच तो ये था कि दिल हम दोनों का ही बड़ी जोर से धड़क रहा था, क्योंकि अगर इस सपने को पूरा करने में आधी मेहनत मेरी थी तो इतनी ही शिवम की भी थी। उसने हर कदम पर, हर एक पल मेरा साथ दिया था। जब जब मैं डिमोटिवेट होती, वो हमेशा मेरे साथ होता। मुझे मोटिवेट करने के लिए हमेशा मेरी पढ़ाई के बीच किसी को ना आने देता। चाहे मेरे लिए किताबें लाना हो या टीचर की तरह मेरा टेस्ट लेना, उसने हर काम किया था मेरे इस सफ़र में। और आज उसका रिजल्ट हमारे सामने था। मेरा ऑल इंडिया 72 रैंक था। रिजल्ट देखकर तो वो जैसे पागल ही हो गया। उसने मुझे जोर से हग किया और आई लव यू सिया, ये शब्द मेरे कानों में पड़े। इस बार ये सुनने के लिए तो मैं कब से तरस गई थी। आई लव यू टू, मैंने भी अपना जवाब दे दिया। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। 2 साल बाद आज मेरी और शिवम की शादी को 1 साल हो चुका है। मेरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही हमने शादी की थी। आज मैं और शिवम एक बार फिर उसी शिव मंदिर में आए हैं जहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी और जहाँ उसने पहली बार मुझे पत्थर मारकर जख्मी भी किया था। ये किस्सा याद कर हम दोनों बहुत हंसे और साथ ही मैंने शिव जी का धन्यवाद भी किया कि उन्होंने हमारे प्यार को पूरा किया और आज हम दोनों जीवन साथी हैं।
तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।